हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हो? यस सर। ठीक है, तो यस चलिए सर। सर। ओके, वेरी गुड। तो चलिए सर, हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और एज आई रिमेम्बर, लास्ट डे मैंने कैपेसिटर खत्म कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वी कंप्लीटेड कैपेसिटर इन द लास्ट क्लास, राइट? यस सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आज। ठीक है, तो न्यू चैप्टर का नाम लिखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। द न्यू चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। द न्यू चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सर। और कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पहले जो हम यूनिट कर रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैट्स, कंपैरेटिवली उस यूनिट से कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो दिस यूनिट इज इजियर देन दैट वन। और दूसरा ये कि ये उससे कम लेंदी है, बहुत कम लेंदी है, तो ये जल्दी हो भी जाएगा। और इसमें बहुत कुछ आप पहले से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हैं आपके पास, मतलब द होल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इज नॉट न्यू टू यू। You people already have intuition about the current and about what is Ohm's law and about resistance and other things. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट यू हैड नो आइडिया, बट इन दिस चैप्टर यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया, यू हैव अक्वाइंटेंस विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आपने कुछ कुछ चीजें देखी हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात शुरू करते हैं। बेसिक मतलब सर, अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज करंट। तो अगर हम सबसे पहली बात तो ये कि सर करंट को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज करंट, तो करंट का बेसिक मतलब होता क्या है? तो करंट का बेसिक मतलब होता है सर कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप कंसीडर कर लो, एंड नाउ यू नो व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड व्हाट इज मेंट बाय इंसुलेटर। यू ऑल हैव आइडिया ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर कि कंडक्टर हैज फ्री चार्जेस which and conductor allows the flow of those charges, but in the case of insulator you don't have free charges. And the second point is that insulators do not allow the charges to move freely. ठीक है, लेकिन कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं इन विच चार्जेस कैन मूव फ्रीली। तो आप कोई भी कंडक्टर ले लीजिए और उस कंडक्टर का कोई सा भी क्रॉस सेक्शन आप अज्यूम कर लीजिए, यू अज्यूम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप अज्यूम कर लीजिए, तो the rate of flow of charge through any cross section of the given conductor will be simply called as electric current। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक मतलब है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट बेसिकली कंस्टिट्यूट्स करंट। तो करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट एट विच द चार्ज फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। तो करंट को आप ऐसे लिखते हो सर, एवरेज करंट। आप सबको याद होगा आई एवरेज का मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, याद है सर? डेल्टा क्यू का मतलब टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ गिवन टाइम ऑफ डेल्टा टी। इस करंट को हम कहते हैं बेटे एवरेज करंट। एवरेज करंट या इलेक्ट्रिक करंट सिंपली मतलब है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो कैसा भी सिचुएशन हो, if you know the charge and if you know the time that the charge has taken to flow, तो उसको आपस में डिवाइड कर दीजिए, will get the rate and that rate will be simply called as current। I hope you got my point, is it clear? यस सर। ठीक है, यस पॉइंट सर। नंबर। अब देखो, कोई सी भी सिचुएशन हो, जैसे अगर मान लो मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि लेट अस से दिस इज सम ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और लेट अस assume that the radius of this orbit is capital R and the electron is revolving in this orbit with some velocity, let that velocity be v। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जो शेल्स भी कहलाते हैं, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में या शेल्स में आप कह सकते हो कि चार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन अ गिवन ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होती है, बट इन अ गिवन ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इस केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट? ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट, तो इट विल अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट। जहां से इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रॉन वापस उसी पॉइंट पे आएगा आफ्टर वन रिवॉल्यूशन, एंड एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन कम्स टू दैट पॉइंट, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच द सेम पॉइंट इज ऑलवेज सेम। है ना, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, so this motion is periodic,
तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और घूम के ऐसे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग वंस थ्रू द होल ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि व्हाट इज द करंट दैट विल फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वंस, एक बार अगर इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के वापस यहीं आता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट यू विल गेट इन दैट ऑर्बिट ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा मतलब है सर कि अगर इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए कि चार्ज इज ई, तो आप करंट क्या लिखेंगे? आपको करंट का पता है कि करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फ्लो। तो आप ये कह सकते हो कि जहां से चार्ज गया वहीं से वापस आने में जो टाइम टेकन है, that time taken can be written as equal to 2 pi r divided by v. Did you understand how? Did you understand how? Yes, sir. टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? Distance डिस्टेंस by speed डिवाइडेड कर बाय रहा है. स्पीड, सिंपल सी बात, वेरी गुड। तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं? सर कुछ नहीं कर रहा है, अब ये पहली चीज है जो डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसका नाम है करंट। हम ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डिफाइनिंग। तो करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बाई वी। तो करंट यहां से हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू ईवी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। दिस इज द मीनिंग ऑफ द करंट। कि करंट के केस में करंट का बेसिक मतलब है द टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन इन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ गिवन टाइम। तो उसका अगर आप रेट ले लो, द रेट एट विच द चार्ज हैज फ्लोन, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज करंट। दूसरी बात, आप एक ये बात याद रख सकते हो सर कि अगर मान लीजिए कि मैं कांस्टेंट करंट है, मान लीजिए या कोई भी करंट हो, इफ आई हैव अ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक बात और समझिए, अगर आपको करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन, if you are given with the current versus time का ग्राफ, let us say graph is like this, या आप ऐसे मान लो पहले तो, ताकि आपको ज्यादा समझने में आसानी हो, कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ के अंदर में अगर आप एरिया ले लोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ये ऐसे कर लो, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? एरिया अंडर कर्व या ग्राफ जो भी कह लें, अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? तो एरिया अंडर द ग्राफ होगा सर बेस इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ वाली एक्सिस पे क्या है? करंट है, इस वाली एक्सिस पे यू हैव करंट, और इस वाली एक्सिस पे यू हैव टाइम। तो बेसिकली व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई करंट विथ टाइम, मतलब आई मल्टीप्लाइड बाई टी, और आई इंटू टी कर दो तो आपको ये दिखाई देगा कि आई इंटू टी इज नथिंग बट चार्ज। इसका मतलब इफ यू हैव अ करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, you just calculate the area under the graph, you will get the value of total current that has flown into the circuit in that given time। ठीक है? तो अगर करंट वर्सेस, अच्छा अब ये भले मैंने बिल्कुल कांस्टेंट करंट के लिए आपको शो किया है, मतलब मैंने जो करंट लिया है अभी इस केस में, आई हैव टेकन अ करंट व्हिच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो आपने कहा कि एरिया अंडर द ग्राफ, बट इट डजंट मीन कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल करंट। सिंपल सी बात याद रखो, करंट चाहे जैसा भी, either it be constant or it be variable, or it is given by a straight line parallel to time axis, yeah, a straight line with some slope. In every case, the area under current versus time graph will be exactly equal to the charge। क्लियर बच्चों? तो करंट का मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका बेसिक मतलब होगा the rate of flow of charge through any given cross section of the conductor is basically called as current। the rate of flow of charge through any given cross section of the conductor is known as current। ये सब लिख लो तो मुझे बताओ। सर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है ना? हाँ, through any cross sectional area of the conductor, the rate of flow of charge through any cross sectional area of the conductor is known as current। हो गया? सर एक मिनट. सर आपने वो I इज इक्वल्स टू ई वी बाय 2 पाई आर क्या लिखा?
देखो ये मैंने जो वो सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा आपको पाथ, उसमें मैंने यस माना है सर। कि लेटेस्ट है कि इट्स एन ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ड्यू टू दैट रिवॉल्यूशन इट विल प्रोड्यूस करंट इन दैट ऑर्बिट, बिकॉज करंट का बेसिक मतलब ही है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस करेगा, और जब वो करंट प्रोड्यूस करेगा तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट करंट। तो करंट का मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम दैट द चार्ज हैज टेकन इन फ्लोइंग थ्रू वंस, राइट। तो वो टाइम कहाँ से निकालोगे बच्चे? तो मैंने आपसे बोला कि द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद अ स्पीड ऑफ v, तो टाइम क्या हो गया? टाइम विल बी इक्वल टू 2 pi r by v, because distance upon speed. Did you understand? यस सर, यस सर। That is what I have done. ओके सर, थैंक यू। हो गया? इरेज करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, रिमेंबर ये जो मैंने लिखा है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट की वैल्यू है ये, मतलब एवरेज करंट दैट हैज फ्लोन। तो ये एवरेज करंट की वैल्यू है। अब इसी में अगर हम दूसरा एक और करंट डिफाइन करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो क्लास 11th में आपने कुछ कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हैं, और आपने क्लास 11th में स्पेशली पढ़ा है इन द चैप्टर ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अगर आपको चैप्टर में याद हो तो आपने उसमें क्या पढ़ा है मैं आपको याद दिलाता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज यस सर। स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यस सर। पढ़ा है ना। इन द सेम वे बेटा ये जो करंट है दिस इज एवरेज करंट, एंड व्हाट इज मेंट बाय एवरेज करंट कि भाई इन अ टोटल टाइम ऑफ टी the total amount of charge that has flown is equal to delta q by delta. This average can be for a very large value of time, right? अगर मान लो कि मैं बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए मैं करंट निकालना चाहता हूं, बहुत छोटी, सर कितनी छोटी, हाउ स्मॉल द वैल्यू ऑफ टाइम यू वांट? आई सर डी वांट अ क्यू वेरी, बाई डी टी हो जाएगा। yes, infinite similarly a small value of time के लिए अगर if I want to measure the value of current, so that current will be called as instantaneous current, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट। और आप सबको मालूम है कि व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का भी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ही है। इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाए तो बस इतना याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का बेसिक मतलब होगा कि आप टाइम की वैल्यू को बहुत छोटा कर दो। अगर आपने टाइम की वैल्यू को बहुत छोटा कर दिया, कितना छोटा, तो जस्ट अप्लाई दिस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, कुछ कुछ 11th अगर आपको याद होगा तो ये ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि टाइम बहुत छोटा कर दोगे तो इस बहुत छोटे से वैल्यू ऑफ टाइम में जो आपको करंट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। और इस करंट की वैल्यू को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट इट एज डी क्यू बाई डी टी। यू कैन राइट इट एज इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी रिटन एज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको कभी करंट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। नोट करिए फॉर्मूला जल्दी से। डन सर। वेरी गुड। तो एक दो छोटे छोटे से सवाल करते हैं, फिर उसके बाद हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जो भी होगी। सर एक मिनट। ओके, डन। वेरी गुड। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। एक दो छोटे छोटे से सवाल बिल्कुल आसान आसान से, और उसके बाद फिर हम ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, फिर ऐसे ही अपना चैप्टर आगे चलेगा। सर एक बेसिक सा सवाल करके मुझे बता दो जल्दी से। यहाँ पर ये करंट, यहाँ पर ये टाइम की एक्सेस। ठीक है, और आपका जो करंट है यहाँ पर लेट दैट बी इक्वल टू 10 एम्पियर। ये 2 सेकेंड्स, टाइम इज इन सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइम इज इक्वल टू 6। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन इन 6 seconds।
जो 6 सेकंड में इन टाइम ऑफ 6 सेकंड्स जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज? जल्दी बता दो. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज. सर 50 कूलम। शायद. देखो सीधी सी बात है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, यू विल जस्ट हैव टू टेक द एरिया अंडर द कर्व. आपको इस कर्व के अंडर आपको एरिया ले लेना है, बस इतना काम करना है आपको. तो यू जस्ट फाइंड द एरिया. एरिया क्या होगी? तो एरिया के लिए आप ये क्या कर सर सकते हो? तो हाफ इसको बेस आप हाइट प्लस L into B। जैसे भी कर लो, ठीक है. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया मतलब चार्ज इज इक्वल टू एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू हो गई 2 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू हो गई 10, प्लस ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज स्टिल 10. 2 and 2 cancel, 4 40 and 10 50, that is simply 50 coulomb is the charge that has flown in a total time of 6 seconds. ठीक है, इस पूरे 6 सेकंड में आपका जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है दैट इज इक्वल टू 50 कूलम. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इरेज कर रहा हूं मैथ्री, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन है सर, आपका करंट इज इक्वल टू गिवन एज 4t प्लस ऑफ 2t स्क्वायर, यूनिट एम्पियर है. ठीक है, आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट चार्ज फ्लोन between t equal to 0 and t equal to 2 seconds. मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में what is the total charge that has flown into the circuit to produce a current of 4t plus of 2t square. क्या करोगे? सर What will you do? से इंटीग्रेट कर करेंगे सर। देंगे dq सीधी equals सी to बात है, id। इंटीग्रेट करेंगे. बहुत बढ़िया, कर दीजिए. करके मुझे बता दीजिए आंसर. यस ऑफ कोर्स यू विल इंटीग्रेट दिस रिजल्ट. सर सीधी सी बात है, dq will be equal to I dt and you just integrate both sides. ठीक है, I की वैल्यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I, तो dq का इंटीग्रेशन यू कैन सिंपली राइट इट एज q, क्योंकि एट t इक्वल टू 0 द चार्ज फ्लोन विल आल्सो बी 0. इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये q आएगा, और राइट साइड पे आप करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए 4t प्लस ऑफ 2t स्क्वायर dt. इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए 0 से 2 सेकेंड्स तक. तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4t dt, बिकॉज कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर कर देते हो, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt. obviously that will be integrated from 0 to 2 and 0 to 2. You don't need to write c in this case because it is definite integral. Amna, it is definite integration. Definite सर मैं integration में कूलम c लिख नहीं रही लिखा थी। जाता. सर अच्छा, मैं कूलम लिख रही थी। सॉरी. Yes, ठीक है, sir. चलो गुड. तो t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 एंड दिस 4 इज देयर, एंड कहां से कहां तक? 0 से 2 तक. और प्लस ऑफ 2, दिस इंटीग्रेशन विल बी t क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 0 से 2 तक. तो इसको आप 2 to the 4 भी कर सकते हो. तो q की वैल्यू कितनी होगी? 2, अपर लिमिट इज 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0, प्लस ऑफ दिस विल बी 2 बाई 3. इस t में अपर लिमिट पुट करिए तो 2 का क्यूब माइनस ऑफ 0. तो चार्ज की वैल्यू अगर हम लिखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 to the 8, प्लस ऑफ 2 का क्यूब 8, 8 to the 16, 16 बाई 3. ठीक है, तो 24 और प्लस ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 40 बाई 3 कूलम आ रहा है मेरे हिसाब से आंसर.
Yes sir, यही आ रहा है. ठीक है, दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस 40/3 कूलम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर्यन, अनुष्का, इंसिया? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो मूविंग ऑन, एक और चीज सुन लेते हैं. इसको मैं इरेज कर रहा हूं मेरे बच्चों. Yes, sir. एक और पहले क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी. ये जो हमने पढ़ा दिस वाज करंट, नाउ वी आर डिफाइनिंग करंट डेंसिटी. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, क्योंकि आपने 10th में कभी करंट डेंसिटी सुना नहीं है. दिस इज अ न्यू टर्म. अब करंट डेंसिटी का क्या मतलब है? तो सर देखो, एक बात समझो, पहले तो एक लॉजिक समझो. सर हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए कि भाई यहां से ये एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लूं, एंड लेट अस से वी हैव टेकन सम अदर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर समवेयर हियर. अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां से इफ द चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 10 कूलम, तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी 10 कूलम. इट इज नॉट नेसेसरी. मतलब अगर एक क्रॉस सेक्शन से द चार्ज दैट हैज फ्लोन इज इफ इट इज 10 कूलम, तो सारे क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से 10 कूलम का चार्ज फ्लो होगा. इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज देखो, होता यह है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं, तो दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद अदर एटम्स ऑफ द कंडक्टर, आयंस ऑफ द कंडक्टर. इन सब के साथ वो कोलाइड कर रहे होते हैं. दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द अदर एटम्स, आयंस, और विद देमसेल्व्स इटसेल्फ, और साथ साथ वॉल्स ऑफ द कंडक्टर. इन सब से वो कोलाइड करते हैं. तो बेटा होता यह है कि जब भी, अच्छा ये कैसे कोलिजन करते हैं दैट विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. एक टॉपिक आएगा जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो थोड़ी देर के बाद आएगा. उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कहानी है. बट अभी तो फिलहाल ये समझो कि देयर विल बी कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स due to several reasons with either with the ions of the conductor, atoms, or with other electrons, or with the walls of the conductor. तो होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का कोलिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इट्स मोशन अफ्रेश. मतलब फिर से एक नए तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना मोशन स्टार्ट करता है. तो जब इलेक्ट्रॉन अपना एक फिर से नए तरीके से मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो अब हो सकता है कि भाई इस वाले क्रॉस सेक्शन से अगर 10 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पर 2 कूलम के चार्ज रेस्ट में आ गए, दे हैव टू स्टार्ट देयर मोशन इन अ न्यू मैनर. तो हो सकता है कि यहाँ से सिर्फ 8 कूलम का चार्ज फ्लो करे. पॉसिबल है. इसका मतलब है कि जितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से आ रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द अदर क्रॉस सेक्शन. ठीक है. इसीलिए इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द करंट, इट इज बेटर टू डिफाइन करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन. मतलब हर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डिफाइन करना ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू सिंपली डिफाइनिंग द करंट. देखो फर्क क्या है दोनों में. करंट कहते हो तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज बेसिकली करंट. लेकिन जब हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, इसका मतलब हम डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. मतलब हम जिस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी की मीनिंग क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर में, अगेन यू टेक अ कंडक्टर, यू टेक सम क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, उस क्रॉस सर आपने सेक्शन ऑफ क्रॉस द, सेक्शन वाला क्या पॉइंट बोला है मैंने कि ये उस बोला पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, बट वो डिफरेंट कैसे हुआ? डिफरेंट इसलिए हुआ क्योंकि अगर मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे ऐसे चार्जेस निकले, ठीक है, तो ये सारे चार्जेस दूसरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर ही पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है. सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखो कंडक्टर है तो उसके अंदर आयंस, एटम्स तो होंगे ना उस कंडक्टर के. यस ऐसा सर. तो नहीं है कि बिल्कुल पाथ फ्री है जिसमें आप कोई कोलिजन किसी के साथ नहीं होगा. तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इसके साथ मान लो कोलाइड कर गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गया, एंड देयर इज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जो इस क्रॉस सेक्शन से निकल पाया. ये जो कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मोमेंटरली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. फिर वो अपने मोशन को एक नए तरीके से शुरू करेगा, फिर वो आगे भागेगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? बट मोमेंटरली इट विल कम टू रेस्ट. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने गए निकले थे वो सारे के सारे नहीं पहुंच पाए. नहीं सर, यस सर. नहीं सर, आ गया. आ गया. ये बात वैसी है जैसे रेस है, तो रेस में जितने लोग दौड़े थे उसमें से एक दो बंदे गिर गए, वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच ही नहीं पाए. ठीक है, तो ये वो वाली बात है. तो Yes, sir. इसी तरह से है ना. तो हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट फ्लोज.
तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, इंस्टेड करंट तो हमने डिफाइन किया, तो करंट का क्या मतलब है, करंट का मतलब है ऑन एन एवरेज, अगर मैं हर क्रॉस सेक्शन को ऑन एन एवरेज देखूं तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑन एन एवरेज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं और हम उसका उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है कितने टाइम में डिवाइडेड बाय दैट एरिया, तो इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का क्या मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट डेंसिटी का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब करंट डेंसिटी का मतलब होता है बच्चे, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। करंट डेंसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो इसको मैं कह सकता हूं करंट डिवाइडेड बाय एरिया। कितना करंट कितने क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ है, दैट इज बेसिकली योर करंट डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट हैज फ्लोन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इसी चीज को हम फर्दर और कैसे लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूं। पहले इस बात को समझिए, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी की अपनी एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, एंड व्हाट इज दैट डायरेक्शन? तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट विल गिव यू द करंट डेंसिटी। मतलब ये कि अगर आपका कोई चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आप करंट डेंसिटी को सिंपली जे बाई ए नहीं लिख सकते। आपको वो चार्ज सिर्फ करंट डेंसिटी प्रोवाइड करेगा या करंट प्रोवाइड करेगा which passes or crosses a given cross section perpendicular to that cross section। तो उसको अपन क्या कहते हैं, that is basically called as current density। क्या मतलब हुआ सर? मान लीजिए सर, जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे, ये ऐसे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है और इसमें चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, सच दैट कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो नॉर्मल है वो ऐसे, एंड दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ दिस द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? Yes, sir. तो इस केस में हाउ वी विल डिफाइन द करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम रिजॉल्व करेंगे। अच्छा याद रखना, चार्ज को रिजॉल्व नहीं करेंगे बेटा, we will not resolve the charge, we will resolve what? So we will resolve the area of cross section, या we will resolve the normal। क्यों? क्योंकि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको थोड़ी रिजॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको एरिया का वो कंपोनेंट लेना होगा, आपको एरिया का वो कंपोनेंट लेना होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नहीं समझे? आपको एरिया का वो कंपोनेंट लेना होगा जो किससे परपेंडिकुलर हो, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। वो एरिया का वो कंपोनेंट लेना होगा। समझ आई बात? आना बोलना Yes, पड़ेगा। sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अगर मान लीजिए एरिया का वो कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो ये जो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो ये लिखा जाएगा करंट डेंसिटी will be in this case will be written as current divided by a cos theta if the angle is cos theta, a cos theta और a perpendicular। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू Yes, दिस। sir. अगर आप यहां से देखें तो आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू जे ए cos theta, where you remember कि j is a vector quantity, area is also a vector quantity। आपने लिखा है j into a into cos theta, मतलब आप दो वेक्टर को यू आर मल्टीप्लाइंग। अब दो वेक्टर कौन कौन से, एक j है और एक a है, और उन दोनों के रिजल्ट में क्या आ रहा है, cos ऑफ थीटा। आपको याद होगा कि जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिजल्ट में cos थीटा आ रहा हो इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो उस केस में जो तो ये dot प्रोडक्ट product आएगा, Dot वेरी गुड, product, तो sir. उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो I विल बी इक्वल टू j डॉट ए, एंड ड्यू टू दिस j डॉट ऑफ a आप ये कह सकते हैं कि जो आपका करंट है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, because it is the dot product of two vector, one is j and another one is area vector। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो करंट डेंसिटी अगर आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी।
rate of flow of charge per unit cross section of the conductor is known as current density. Obviously current density की यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. Sir, rate of flow of charge? Per unit area of cross section of the conductor. Per unit cross section of the conductor in a direction perpendicular to the cross section. Perpendicular to the cross section is known as current density. In a direction perpendicular to the cross section is known as current density. Yes, sir, done. ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात सुनिए. अगर मान लीजिए कि लेटेस्ट से स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट. ठीक है, तो फॉर स्टेडी करंट अगर मान लो कि मैं कोई स्टेडी करंट पास करा रहा हूं थ्रू अ कंडक्टर, स्टेडी करंट का मतलब बेटा कांस्टेंट करंट, और वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कुछ ऐसे है. मान लो कि कोई कंडक्टर आपने लिया एंड दिस लुक्स लाइक दिस इज ऑफ दिस शेप सच दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एवरी पॉइंट इज नॉट सेम. ठीक है, मान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2 है. ठीक है, और आपका करंट इसमें स्टेडी है. स्टेडी करंट का मतलब है कि कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू दिस कंडक्टर, कांस्टेंट करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू. तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी और यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी ऑब्वियसली दे विल नॉट बी सेम. बिकॉज अगर करंट डेंसिटी सेम हो गई तो करंट का बेसिक मतलब क्या होता है, करंट का बेसिक मतलब है करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अगर आपने करंट डेंसिटी को सेम कर दिया और एरिया अलग अलग है, करंट डेंसिटी को आप सेम कर दो बट आपकी जो एरिया है वो दोनों क्रॉस सेक्शन की वो अलग अलग है. तो अगर करंट डेंसिटी सेम कर दोगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी. तो एक बात तो ऑब्वियस है कि इफ यू हैव अ कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग हो, उस केस में अगर करंट स्टेडी बोला जा रहा है तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट डेंसिटी ऑफ बोथ द क्रॉस सेक्शंस इज डिफरेंट. क्या मतलब है सर, इस बात को ऐसे समझिए भाई, करंट दोनों के थ्रू सेम, तो मैं ये कह सकता हूं J1 A1 will be exactly equal to J2 A2. Am I correct? By product of current density and area is known as current. So product of current density into area of one cross section is equal to product of current density and area of other cross section. ये दोनों इक्वल होने चाहिए या नहीं, क्या बोलते हो? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि करंट डेंसिटी ऑफ वन अपॉन करंट डेंसिटी ऑफ अनदर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब कि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये तो मतलब होगा. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्यों, क्योंकि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी. अगर इफ इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो करंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. समझ आई बात? इसका ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको याद हो अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है, लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड Sir, Yes, sir, Bernoulli's उससे पढ़ा theorem? था. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बर्नौली से पहले एक चीज थी जिसका Yes, नाम था इक्वेशन A1 ऑफ V1 is कंटिन्यूटी. equals to A2 V2. हाँ, A1 V1 is equal to A2 V2. ये वैसी बात है कि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है वहां पर स्पीड कम हो जाती है, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर स्पीड ज्यादा हो जाती है, सो दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ गिवन ट्यूब रिमेन्स स्टेडी. तो उसी तरह से अगर मैं लिक्विड को रिप्लेस कर दूं करंट से, करंट को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय द फ्लो ऑफ द चार्जेस,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी वहां पर कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो करंट डेंसिटी वहां पर बढ़ेगी, ताकि आपका करंट स्टेडी रह सके, आपका किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट की वैल्यू सेम रह सके। सर स्टेडी करंट मतलब यही होता है ना कि करंट कांस्टेंट Constant, रहे? बिल्कुल। यस सर। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, कहानी नंबर नेक्स्ट। सर 1 मिनट। यस सर, डन। ओके, तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो आपके लिए ब्रांड न्यू टॉपिक है इस चैप्टर में, जो आपने 10th में सुना नहीं है। अब इसको मैं पूरा 1 by 1 चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप टॉपिक का नाम लिखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक का नाम लिखे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। और ये आपको जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस, जो भी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा, रिमेंबर दिस इज जस्ट अ थ्योरी। जस्ट अ थ्योरी कहने का मतलब है कि किसी ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा नहीं है, लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई है, जो थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इट इज अ थ्योरी जिसमें मुझे भी नहीं पता कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, बट वी हैव जस्ट मेड अ थ्योरी जो हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसीलिए हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट दिस थ्योरी। क्लियर है? तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीनिंग क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीनिंग क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, या करंट क्यों फ्लो करता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखिए, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा इस बात को पहले तो याद रखो, करंट का फ्लो का मतलब है चार्ज का फ्लो, और चार्ज तभी फ्लो करेगा जब देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात ऐसी है सर कि जैसे चार्ज का फ्लो तब होगा जब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो। ये बात ऐसी है जैसे लिक्विड का फ्लो तब होगा व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, हीट का फ्लो तब होगा व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो इन द सेम वे चार्ज का फ्लो तब होगा व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया और उससे क्या कंक्लूजन बना, या उससे के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी क्या बनाई गई, उस बात को समझो। तो 1 by 1 स्टेप्स को समझते चलना। सर मान लीजिए कोई कंडक्टर, और इस कंडक्टर में अगर हमने कोई सेल इस कंडक्टर के अक्रॉस नहीं लगाया हुआ है, कोई सेल, मतलब वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर। देखो सेल का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा, सेल तो वैसे हम पढ़ेंगे आगे इसमें, बट एक बात याद रखो, सेल या बैटरी क्या करता है। तो आपने कैपेसिटर के केस में भी देखा है कि सेल या बैटरी का एक काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। नहीं आ रही बात समझ में? भाई आपको कैपेसिटर में भी तो ये बताया गया कि सेल या बैटरी क्या करता है, तो सेल या बैटरी क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ड्यू टू दैट current charge flows from one plate of the capacitor to another plate. Am I correct? Tell me yes or no. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगर आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, तो सर क्या चार्ज फ्लो नहीं करेगा? तो याद रखो, एक बात तो समझो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्री टू मूव। पहली बात तो ये समझिए कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, कर रहा है। बट बिकॉज हमें दूसरी बात भी यहां पर जस्टिफाई करनी होगी कि करंट फ्लो तब करता है व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके बावजूद हमें करंट नहीं मिलता। ये तो हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है या नहीं है बच्चों? हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि भाई किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज, राइट। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो कर रहा है, हर वक्त कर रहा है,
बट इसका हर वक्त फ्लो विल नॉट प्रोड्यूस करंट। ये करंट तभी प्रोड्यूस करेगा व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो लोगों ने बोला इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी क्या बनाया हमने, तो सुनिए। हमने थ्योरी ये बनाया कि व्हेन देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, होता यह है कि इलेक्ट्रॉन हर इंस्टेंट पे मूव कर रहे हैं, बट दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, आई मीन दे मूव रैंडमली, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। हर कोई हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है, एंड ड्यूरिंग देयर मोशंस व्हाट दे डू, दे कोलाइड विद ईच अदर। और ये इतनी बार कोलाइड करता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी भी एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर दूसरा पॉइंट समझो कि सर ये बात ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूं कि यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, you went to a market, then you went to some friend's house, then you went for a movie and whatever, and then you returned back to your home again. तो अगर आपने अपने घर से स्टार्ट किया, आप निकले तो आप इधर उधर तो भटके, बट आप वापस अपने घर पे आ गए। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं एट द एंड ऑफ द होल डे, मैं आपसे पूछूं व्हेन यू आर बैक टू योर होम, अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारे इतने घूमने घामने के बाद what is the actual change in position or what is actual change in your position, तो आप क्या कहोगे? Is there any change because you started from your home and No, then you sir. return back to your home again, so there is of course no change। इसका मतलब है सर आपने बीच में इधर उधर किया, बट आपके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, और जब तक आपके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ तो आपका इतना जो भी किया है वो फिजिक्स में आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बीच में कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करते रहें, इफ यू कम बैक टू द सेम पोजीशन, तो आपके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ तो उसका कोई इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। इफेक्ट हम तब कंसीडर करते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, राइट। एक्चुअली में करंट हम तब अज्यूम करेंगे व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कम्स टू द अनदर क्रॉस सेक्शन। बट बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में भागता है, दौड़ता है, बट ये इतनी बार आपस में कोलाइड करता है, एटम्स के साथ कोलाइड करता है, ये वॉल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ कोलाइड करता है, कि अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है which reaches to the other end of the conductor when it started from the first end of the conductor। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली में ये मूव तो कर रहा है, बट इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि साहब यहां से इसने स्टार्ट करा, ये ऐसे गया ऐसे गया, मान लो कैसे भी जाए, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और यहीं वापस पहुंच गए। तो विच इज द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, राइट। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, एंड बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इसका मतलब कोई मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हुआ है। एक्चुअली में कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो जब एक्चुअली में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, so there will be no current, because current is what? Rate of flow of charge. That means the charge should transfer from one point to another. If there is no transfer of the charge, तो इस केस में हम कोई करंट assume नहीं करेंगे। Is it clear? Tell me yes or no? इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि change in position of the electron is zero। अब इसमें दो बातें याद रखना, ये change in position is zero। अगर मैं आपसे पूछ लूं velocity of electron क्या मानोगे, तो zero, because velocity is equal to the change in position upon time or displacement upon time। अगर initial और final position same है तो displacement zero है, तो velocity zero है, तो velocity zero हो गई। और अगर velocity zero है, क्या speed भी zero है? नहीं, speed is not equal to zero, but speed zero नहीं होने का ये मतलब because distance is not zero, but अगर distance zero नहीं है लेकिन फिर भी position अगर वही है, तो इसका मतलब हम कोई transfer of charge assume नहीं करें, ठीक है। अच्छा, मतलब ये कंडीशन ऐसी मानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे जा रहा है U2, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है U3 एंड सो ऑन। All of the electrons are moving in all possible direction with all different values of speeds, but none of them has a real change in its position, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि भाई ये घूम तो रहे हैं, बट इसका घूमना मीनिंगलेस है, हमारे लिए कुछ नहीं फायदा हो रहा। ये बात ऐसी ही हो गई कि वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का फ्रेज है कि वो गोइंग राउंड अ बुश, और पता नहीं क्या कहते हैं, आप बार बार घूम के वहीं पहुंच रहे हैं, तो यू आर डूइंग नथिंग, राइट। तो इस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स और द मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज फाइनली आपको क्या मिला, नेट वेलोसिटी जीरो मिली। तो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है फॉर सम मोमेंट, बट वो फिर जीरो हो जाती है, फिर वो जीरो हो जाती है, अल्टीमेटली
हम अगर देखें तो नेट हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। तो इंडिविजुअली वेलोसिटीज रही बट नेट क्या हुई, 0, या तुम्हें नहीं आया। पहले ये बात बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? सर Yes, आप अपने sir. घर से निकले होगे तो कुछ रफ्तार से निकले होगे ना, कुछ वेलोसिटी से चले होगे, कहीं पर आपकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, कहीं घटी होगी, कुछ भी हुआ होगा, वापस आप घर पे ही पहुंच गए, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड योर एवरेज वेलोसिटी इज 0, बिकॉज एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो आपका है ही नहीं आया। यू मे हैव योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट योर एवरेज इज 0, राइट। और हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है एवरेज से यहाँ पर, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। if there is no change it means there is no average velocity of the electrons. Clear? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया साहब। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट। अब होता क्या है कि अब हम क्या करें, अगर हम इसके साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, एंड हाउ कैन यू क्रिएट दैट पोटेंशियल डिफरेंस? तो टू क्रिएट दैट पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट कनेक्ट इट विद एन एक्सटर्नल सोर्स। और वो सोर्स कौन है बेटा? तो द सोर्स इज सेल और अ बैटरी। सोर्स क्या होगा, सेल या बैटरी। तो आप एक सेल लगा दीजिए जिसका वोल्टेज V है। तो जैसे ही आप सेल लगाएंगे तो क्या हुआ बेटे, ये मैंने पहले भी बोला था, ये फिर से बता रहा हूँ, ये 0 तो ये 0, तो इसको V कह सकते हैं, तो ये V कह सकते हैं। टेल मी यस और नो। इसका Yes, मतलब sir. बाय Yes, कनेक्टिंग sir. अ सेल यू हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे ही आप सेल लगाओगे तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही आपने सेल लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अब क्या होता है सर, अब होता यह है कि जैसे ही आप ये सेल लगाओगे, each and every of electrons will experience a force due to the electric field। अब ये बात याद करो आप लोग ठीक से कि भाई, यह बात आप फिर से याद करो कि आप अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। जैसे ही फोर्स लगा तो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, सब इधर उधर भाग रहे थे। अब क्या होगा, दे ऑल विल स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आई? they all will start moving in the same direction due to this force and each of the electron will experience the same force। तो सर क्या अब कोलिजन नहीं होगा? अभी भी होगा, बट अब क्या है कि अब कोलिजन के बाद when they will start a motion again, so that will be in the same direction। मतलब देखो पहले क्या हो रहा था, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वो भूल गया कि किधर जा रहा था मैं, वो एक नई दिशा में जाने लग गया। लेकिन अब क्या है, अब उसको याद दिलाने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकने नहीं देगा, वो कहेगा फिर चल, किधर चल, तुम अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चल। क्लियर है? एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली होगा ये कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर विल रीच टू द अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड देन देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, एंड हेंस देयर विल बी अ करंट। आई बात समझ में? तो एक्चुअली में सेल ने क्या किया, cell created a potential difference due to which you get an electric field, and due to that electric field the electrons experiences a force, and that force makes the electrons move in a same direction, and ultimately what happens कि electron एक end of the conductor से दूसरे end पे पहुंच पाता है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. अब यहाँ पहुंचा, अब समझना। अब बच्चों को ऐसा लगता है सर वहां जाके फिर कहाँ गया, है ना, बच्चे के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर दूसरे एंड पे पहुंचा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ये क्या हुआ उसका? तो याद रखो ये तो बीच में हमने सिर्फ कंडक्टर को मोटा बना के दिखाया है, बट द होल इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्टिंग वायर। वो तो ये बीच में मैंने सिलेंडर बना के दिखाया ताकि इस चीज को ज्यादा इलेबोरेट किया जा सके, बट समझो होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया 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 आया, यहाँ पहुंचा, यहाँ क्या होगा, यहाँ इसको सेल यहाँ से यहाँ लेके चला जाएगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, फिर यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा यहाँ गया। इसका मतलब बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में घूमते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पे वापस फिर से घूमेगा। और इसको घुमाने का काम कौन करेगा, हु विल मेक इट मूव इनसाइड द सर्किट, तो दैट विल बी डन बाय द सेल। नहीं आया? Yes, sir. आ गया। सबको क्लैरिटी है?
तो याद Yes, रखना sir. कि इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो जाता है, विलुप्त नहीं हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है, वो दूसरे एंड पे खत्म नहीं हुआ, वो आगे आया, पूरे सर्किट में घूम के पहुंचा। तो इस केस में हम कहेंगे कि अल्टीमेटली करंट फ्लो होगा। इसीलिए बेटा किसी भी कंडक्टर में अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स व्हिच कैन मेक द इलेक्ट्रॉन मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब बेटा होगा क्या? अब देखो, मैंने आपको कुछ चीजें बोली। मैंने आपसे बोला कि ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। A force on the electron will be equal to E into E, where E is what? Where E is I am considering as charge of बोलो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, हर इलेक्ट्रॉन पे फील्ड की वैल्यू सेम है, तो हर इलेक्ट्रॉन का फोर्स भी सेम है। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या होगा? इस केस में मैं कह सकता हूं कि एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सेम बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। सारे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है, तो एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज फोर्स बाय मास। इसका दूसरा क्या मतलब हो गया? तो इसका दूसरा मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स दैट विल बी इक्वल टू ई बाय एम। इसका मतलब बेटा हर इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। अब समझना, पहले एक बात समझो, उसके बाद फिर मैं इस पर वापस आऊंगा। पहले एक और लॉजिक समझो। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट विद दिस एक्सेलरेशन, बट लॉजिक समझना बहुत कायदे से। इसको लॉजिक समझने के लिए एक एग्जांपल आप समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर वो बात पे वापस आऊंगा। मान लो मेरे बच्चों, मैंने यहां से एक बॉल को रोल कर दिया। आई मेड अ बॉल टू रोल ऑन दिस स्टेयर। तो ये क्या होगा? ये दूसरे वाले स्टेप पे गिरेगा। बोलो हाँ कि ना? बोलना पड़ेगा दोस्त। Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे गिरा। अब मुझे एक बात बताइए, इन दो स्टेप्स के बीच में इज इट एक्सेलरेटेड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Negative acceleration. एंड दैट एक्सेलरेशन इज g एंड दैट विल बी सेम फॉर द बॉल, राइट? अब मैं Yes, आपसे कहूं कि यहां से यहां पहुंचा, इसका कोलिजन हुआ। ठीक है, जैसे ही कोलिजन हुआ तो इस इंस्टेंट पे मैं ये मान लूं कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर इसके बीच में मैंने इसको यहां से यहां फेंका, फिर ये एक्सेलरेट हुआ, एंड बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन दिस इज एक्सेलरेटिंग, राइट? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक्सेलरेट हो रहा है, बट द मोमेंट इट स्ट्राइक्स विद द स्टेप, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मान लो। ठीक है, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन फ्रीज एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल g एंड इट एक्सेलरेट्स बिटवीन द टू स्टेप्स। क्लियर? यही हाल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन चलता है, जैसे ही चला मतलब वो एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट होने का मतलब उसकी वेलोसिटी बड़ी 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 टकरा गया। किससे टकराया? तो भाई एटम्स ऑफ द कंडक्टर से टकराया। इट विल कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, इट विल कोलाइड विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर, इट विल कोलाइड विद सम अदर इलेक्ट्रॉन, और प्रोबेबली इट मे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती गई। जैसे ही कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिकम्स 0। फिर इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रुकने नहीं देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसको चलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फिर से चला, फिर जाकर टकराया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है बिटवीन टू कोलिजंस। द मोमेंट इट कोलाइड्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर जाके वो टकराया, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, बट दिस एक्सेलरेशन इज नॉट परमानेंट। आई मीन कि ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। वो तभी तक इंक्रीज करेगी जब तक इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं कर रहा किसी के साथ। तो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। कुछ आइडिया बना आपको? नहीं आया? Yes, sir. Yes, जैसे ये sir. बात समझो कि यहां से जब ये बॉल इस स्टेप तक आ रहा है, मान लो t1 टाइम तक ये इस स्टेप पे पहुंचा है, तो इस t1 टाइम तक इट इज एक्सेलरेटिंग। द मोमेंट इट कोलाइडेड विद दिस स्टेप, मान लो कि इट कम्स टू रेस्ट, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ के और यहाँ के बीच में ये एक्सेलरेट हुआ और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर यहां से मैंने इसको धक्का दिया, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ के बीच में एक्सेलरेट हुआ, फिर वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है
वो इंक्रीज करती है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस ओनली। द सेम हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेलरेट तो हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पे वेलोसिटी बढ़ी, बट वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगी, वो तभी तक बढ़ेगी जब तक वो कोलाइड नहीं हो रहा। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। और ये जो सक्सेसिव कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए ये टाइम आफ्टर विच इट कोलाइड्स विद सम अदर वो अलग अलग होता है। नहीं आई बात समझ में? बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन की देखो, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनिशियल वाली अलग अलग है बच्चों, मेरे बच्चों। Yes, sir. तो जब हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग है, कोई ज्यादा जल्दी चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, तो जो ज्यादा जल्दी चलेगा वो जल्दी जल्दी टकराएगा, जो स्लो चल रहा है वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा टकराने में। नहीं आया भाई? ये यहाँ टक्कर होनी है, मान लो ये ज्यादा फास्ट आ गया तो जल्दी कोलाइड हो गया, और ये स्लो स्लो आ रहा है तो इसको यही कोलिजन करने में टाइम ज्यादा लग गया। आई बात समझ में? तो इस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, वो अभी मैं आगे डिफाइन कर दूंगा। तो मान लो मैं लिख देता हूं कि लेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट्स फॉर टाइम tau 1, tau 2, tau 3 up to tau n between successive collision। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, तो मैं आगे बताऊं। यहां तक नोट करिए। यहां तक नोट करिए सर। Done, sir. डन। तो देखिए, तब देखो इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइम तक चल रहे हैं, तभी तक क्या हो गया, स्क्रीन फ्रीज क्यों हो गई? Am I audible to everyone? Yes, sir. इंटरनेट चला गया। Yes, sir. ओके ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सेलरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। तो वेलोसिटीज देखिए, मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जब तक वो एक्सेलरेट हो रहा है तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। लेट इट एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम ऑफ tau 1, तो इसको हम लिख सकते हैं u1 प्लस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय tau 1, दिस इज द टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाउ से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन विच इज कॉल्ड एज टाउ। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ऑफ a tau 1। इसी तरह से सर v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, u2 प्लस ऑफ a tau 2। मतलब इसी तरह से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये जस्ट बिफोर द कोलिजन जो उनकी फाइनल वेलोसिटीज है ना, वो लिख रहा हूँ कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मान लो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन व्हाट इज देयर फाइनल वेलोसिटी, वो लिख रहा हूँ। तो ये तो वो वेलोसिटीज हैं, दिस इज फाइनल वेलोसिटीज, राइट? ये वो फाइनल वेलोसिटीज हैं जिस पे हमने बात करी। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये सर, इस पे पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि अब ये जो वेलोसिटीज है विच इज अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस, इन सारी वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज ले लूं, इफ आई टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज, अगर मैं इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लूं, एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज, तो इसी एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, उसी एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन सारी वेलोसिटीज का अगर मैं एवरेज ले लूं, तो यही जो ऑन एन एवरेज जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ने अक्वायर किया है इन गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, इन सब का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैं डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज अलग अलग इंक्रीज हो रही है,
बट अगर हम सबका एवरेज ले लें, अगर हम सारे वेलोसिटीज का एवरेज ले लें, तो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स will be simply considered as what? So that will be considered as your drift velocity. तो अब देखिए इसका एवरेज ले लीजिए, इसका एवरेज लीजिएगा तो क्या आएगा, इसका अगर एवरेज लीजिएगा तो क्या आएगा, तो इसका एवरेज लीजिएगा तो ये V एवरेज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाय n. क्लियर? अब V की वैल्यूज क्या क्या है वो पुट कर दो यहाँ पर. तो V1 की वैल्यू क्या है सर? V1 की वैल्यू, V1 को हम लिख सकते हैं, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस ऑफ A tau1 फिर प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ A tau2 एंड सो ऑन, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, राइट. UN प्लस ऑफ A tau n डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए सर, n से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिकॉज देखो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होगी, द फाइनल वन विल बी डिफरेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, बट उन सबका हम एवरेज निकालेंगे और उसी एवरेज को हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v, इसी एवरेज को हम कह देते हैं ड्रिफ्ट. तो v ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, u1 प्लस ऑफ u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n. देखिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा. प्लस ऑफ इसमें इन टर्म्स में देखिए a यू कैन टेक द a एज कॉमन, tau1 प्लस ऑफ tau2 अप टू tau1, टेल मी यस और नो. यस सर. डिवाइडेड बाय. अच्छा बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, क्या मैं इसको जीरो कह सकता हूं? ये लिखा था आपने, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट चेक द फर्स्ट इक्वेशन. Yes, sir. यस सर. तो ये जीरो हो गया, तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू v ड्रिफ्ट इज नथिंग बट a इनटू, इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और सिंपली हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डेफिनेशंस में लिखवाऊंगा बट पहले समझो. वेयर टाउ इज व्हाट, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि वो टाइम जितने देर में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करता, इनफैक्ट एक्सेलरेट करता है. द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम इलेक्ट्रॉन का गुजर रहा है, जिसमें वो फ्रीली मूव कर रहा है विदाउट कोलाइडिंग, जिसमें वो एक्सेलरेट हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. और उन सब रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज ले लूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन था हमारा E by m multiplied by tau. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज all the electrons drifts from one end of the conductor to another end of the conductor with this velocity which is called as drift velocity. Did you understand? इसको नोट करो, तो डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, पहले इसको नोट करिए. और इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई है तो प्लीज पूछिए. अच्छा, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इफ यू हैव टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, तो आप अपने बुक्स में देखेंगे, दिस इज आल्सो रिटन एज माइनस ऑफ E by m मल्टीप्लाइड बाय टाउ. यहाँ पर E लगाते हैं. ये माइनस साइन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देयर विल बी अ माइनस साइन. माइनस जस्ट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये मतलब है माइनस साइन का.
सर इलेक्ट्रॉन्स ई की डायरेक्शन में अपोजिट, यही लिखना है ना? हाँ, नेगेटिव साइन indicates that electrons drifts opposite to the direction of field. So, जी, सर एक बार आप लास्ट स्लाइड एक बार लगा देंगे? last slide. Do we have it? Yes. डन सर, डन सर। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसा मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था पहले वाले सिचुएशन में व्हेन देयर वाज नो सोर्स, यहाँ पर अगर वैसा ही सिचुएशन दिखाना हो मुझे, मान लो, अच्छा ये आपको, मुझे नहीं पता कि आपने 11th कितने अच्छे से पढ़ा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आप लोगों ने अगर कभी 11th में केटीजी पढ़ा है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? यस सर। Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यू मस्ट हैव बीन टोल्ड अबाउट मीन फ्री पाथ ऑफ गैस पार्टिकल्स, कभी सुना है? यस सर, सुना है। Yes, sir, सुना। सुना है। ये वैसा ही कुछ है, देखो गैस के पार्टिकल्स भी सारे पॉसिबल डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो हम उसमें एक्चुअली में चेंज इन पोजीशन जो कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल पाथ वो कवर करता है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, उन सबका मीन निकालते हैं, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ डायग्राम उधर भी बनाते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बना दिया मैंने, मेरा जो मन किया मैंने बना दिया, ठीक है। इसका और ये कहेंगे हम डेल्टा आ रही है, इसका मतलब इस केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वी कंसीडर इट नॉट टू बी सेम, तो डेल्टा आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, इससे पहले कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं, उससे पहले अगर मैं आपको छोटा सा पॉइंट पूछूं कि सर आउट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी एंड स्पीड दो बातें अलग हैं, विच ऑफ द टू विल बी ग्रेटर? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, दैट विल बी ग्रेटर, और द स्पीड विथ विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स वो ग्रेटर होगा। विच ऑफ द टू विल बी ग्रेटर, स्पीड और वेलोसिटी, या दोनों सेम? वैसे तो आपको पता ही है ना कि स्पीड और वेलोसिटी दो अलग क्वांटिटीज हैं बेटा। सुन पाए मेरी बात बच्चों? Yes, sir, सुनी। सुन लिए, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग एक और। सर स्पीड तब भी था जब देयर वाज नो वेलोसिटी, देखो डेल्टा आर जब 0 था तब भी देयर वाज स्पीड, राइट? ये मैंने लिखा है ना, स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। स्पीड का क्या मतलब होता है? टोटल लेंथ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना सा है, इतू सा, लेकिन इसका जो टोटल लेंथ इसने कवर किया है वो तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग है। तो हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर रहे ना, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भाग रहा है, किधर जा रहा है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? तो दैट इज द वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? प्लीज टेल मी। यस सर। अब चलिए डेफिनेशंस लिखते हैं। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको क्लियर हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? कि ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिस एवरेज वेलोसिटी से हम ये अज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स from one end of the conductor will flow to the another end of the conductor. This is that average velocity with which we assume that electrons flows from one end of the conductor to another end. Clear है? उसी को हम drift velocity कहते हैं। याद रखना ये drift velocity एवरेज है, कि ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होती है, ना ना ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी से दौड़ते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम ये अज्यूम करते हैं कि सबकी वेलोसिटी सेम। क्लियर है? लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, it is defined as the average velocity, it is defined as the average velocity with which electrons, it is defined as average velocity with which electrons drifts from, it is defined as the average velocity with which electrons drifts from one end of the conductor to another end. It is defined as the average velocity with which electrons drifts from one end of the conductor to another end.
समझे? Yes, sir. दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, the time elapsed between two successive collisions, the time elapsed between two successive collision of electrons the time elapsed between two successive collision of electrons is known as relaxation time. Is known as relaxation time. The time elapsed between two successive collision of electrons is known as relaxation time. सर ये टाइम वही हुआ ना जो आपने एग्जाम्पल में दिया था कि वो जो बॉल बिल्कुल। है वो ग्राउंड से हिट करेगी। ये बिल्कुल वही टाइम है कि मतलब जब तक वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब जब तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। समझे? ये वो टाइम है जब तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, वो किसी और के साथ कोलाइड नहीं कर रही। यस सर। हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, टॉपिक डालिए। अब पहले हम सारी चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे। तो एक नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट? अब देखो सर, इस रिलेशन को समझो बहुत अच्छे से। सर फिर से मान लीजिए कि यू हैव अ कंडक्टर, यू हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, ये कंडक्टर है आपका, और इस कंडक्टर में सर, इस कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मान लेते हैं सर कुछ कुछ चीजें, लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। मान लेते हैं कि सर आपका जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली वो इधर से इस एंड पे पहुंचेगा, तब करंट फ्लो होगा, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर, मतलब विल फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड विद द सेम एवरेज वेलोसिटी, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। राइट है बेटा? तो इसमें कुछ चीजें लिखेंगे भाई। अगर इस एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हाउ मच ऑफ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड? बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो the charge that will flow is 1.6 into 10 to the power minus 19. But sir, in a given time, only one electron to drift nahi karega na. There will be n number of electrons which will drift from one end to another end. Tell me yes or no, Aryan? Aryan, sir, किसी भी given time में will there be only one electron drifting from one end of the conductor to another, or there will be many electrons drifting from one end to another end? आर्यन भाई चुप हैं। खैर, there will be many number of electrons which we don't know, right? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं? ओके आर्यन, क्या डिफाइन करते हैं? पहले हम एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, एन। एन का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मान लो कि एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा यहाँ पर? तो पूरे इस कंडक्टर के अंदर व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो क्या लिख सकते हैं हम? एन इज द नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नहीं आया, नहीं आया सर आ गया। आ गया। मतलब देखो बेसिकली क्या है कि एन का क्या मतलब है?
तो n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो इसको कैपिटल N कह देते हैं, डिवाइड बाय L। तो अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। ठीक है, तो यही करना है आपको। तो इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NaL। तो टोटल चार्ज कितना होगा, हु विल टेल मी टोटल चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, हु विल टेल मी दैट। भाई अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना है, ऑब्वियसली बात है कि N into E, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं N into A into L मल्टीप्लाइड बाई E, वेयर E इज व्हाट, मैं लिख देता हूं, कोई ठिकाना नहीं, आपको रिवाइज करते वक्त याद ना रहे, वेयर E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, E is the charge of 1 electron। तो अगर बेटा इतने इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हमें करंट लिखना है बच्चों, तो चार्ज हमें पता चल गया, बोलो ना बेटा, चार्ज पता है। यस सर। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो सोचो टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को इस एंड से उस एंड पे जाने पे, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, दैट इज L डिवाइडेड बाय विथ व्हाट स्पीड द इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट, तो दैट इज द ड्रिफ्ट स्पीड। तो बेटा करंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज हमने लिखा NeAL डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू L अपॉन VD, अनडाउटेडली L एंड L L कैंसिल। से L कैंसिल, यस सर। वेरी गुड, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, NeA into drift velocity। This is the relation of current with the drift velocity, remember that, and it is very important formula। ठीक है, this is the relation between current and the drift velocity। कि करंट जो होगा वो हमेशा कितना लिखा जाएगा, करंट जो होगा that will be written always in terms of drift velocity, और ये करंट का ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन है कि करंट के अल्टीमेट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करती है। चार्ज पे तो करती है मतलब, लेकिन कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर, उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट करिए बेटा। यस सर, डन। वेरी गुड, चलिए तो आज इतना ही बेटे, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।